हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिनॉल ईथर का वन शॉट। देखो, इससे पहले हम लोग ने अल्कोहल का वन शॉट ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर यूट्यूब पे सर्च करें अल्कोहल वन शॉट बाय IQ क्लासेस या बाय प्रत्युष सर। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज फिनॉल और ईथर। अच्छा देखो, फिनॉल ईथर की एक बात थोड़ा सा बता देते। जैसे अल्कोहल में क्या था, OH ग्रुप था ना। अब एल्काइल अल्कोहल तो ROH। वैसे ही अगर यही अल्कोहल ग्रुप एराइल ग्रुप के साथ लग जाए, एल्काइल था CH3 यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल था। अब एराइल ग्रुप हमारा क्या होगा, बेंजाइल यानी C6H5OH। या फिर अगर आप इसको इस तरह नहीं पहचान पा रहे हो तो इसको इस तरह पहचान लेते हैं, इस तरह। ठीक है। अब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर OH ग्रुप लग जाता है तो वो पूरा कंपाउंड हमारा कहलाता है क्या, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, इतनी इजीली बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, एक बार ईथर की बात कर लेते हैं। देखो ईथर में क्या होगा, अब जैसे ये कार्बन है यानी मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ O है, इसके साथ H है। क्लियर। अब इस H को हटा के अगर मैं CH3 लगा दूं, मतलब अल्कोहल में से मैंने OH हटाया, उसी जगह मैंने CH3 लगा दिया, तो इसको बोलते हैं ईथर। समझ आया। देखो ईथर याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। हमारे पास अल्कोहल OH होता है, इसके साथ एक CH3 लगा होता है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। अब इसी H को हटा के अगर मैं CH3 लगा दूं तो उसको बोलते हैं ईथर। अब इसकी नेमिंग एक बार बात कर लेते हैं। ईथर की नेमिंग होती है, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास इधर CH3, CH2 और यहाँ पे O और यहाँ पे CH3 होता, तब कैसे नेमिंग होती। अच्छा ये क्या है, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो M पहले आता है, E पहले आता है, E पहले आता है, तो ये हो जाएगा इथाइल, फिर आएगा मिथाइल, और फिर हमारे पास हो जाएगा ईथर। तो इथाइल, मिथाइल, ईथर। तो बहुत सिंपल है, हमें ईथर भी समझ आ गया और फिनॉल भी समझ आ गया। अब इनकी कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे वही नेम रिएक्शंस और वही केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे जो लास्ट ईयर यानी लास्ट 5 इयर्स में बहुत बार पूछी गई है। तो इसीलिए इसको स्किप करना मतलब मार्क्स स्किप कर देना। चलो देखते हैं। इसमें फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले कराई गई है किसके साथ, अमोनिया के साथ। किसके साथ कराई गई, अमोनिया के साथ। अच्छा अमोनिया के साथ कराई गई है तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एनिलीन का। कैसे, आओ देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास ये क्या है, ये है मेरे पास फिनॉल। हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा अल्कोहल को भी गौर करते हुए चलेंगे ताकि हम लोग के अल्कोहल की भी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ये हम लोग के पास फिनॉल है। अच्छा यहाँ पे लिया हुआ है मैंने अमोनिया NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। लेकिन ZnCl2 कैसा है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ। तो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, देखो बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगता है, इसको ये हमारा होता है अमीन। क्या होता है, अमीन। अमीन चैप्टर जो हमारा लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लोग उसमें पढ़ेंगे। तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, एनिलीन। अब कैसे हुई, यहाँ पे एक बार देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसी NH3 की जगह अगर मैं HCl ले लेता हूँ तो HCl प्लस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट जो कि हमारा अल्कोहल में यूज हो रहा था और वहां पे क्या बना रहा था, एल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ पे हम लोग लेते तो यहाँ पे क्या बना देता, यहाँ पे बना देता मेरे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे अमोनिया है, HCl तो है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। अब यहाँ से बना कैसे, ये NH3 है, मैं इसको इस तरह लिख लूं, जैसे ये मान लेते हैं NH2 और ये H मैंने अलग कर दिया। तो ये H और ये OH मिलके वाटर का क्या हो जाता है, रिमूवल, और यहाँ पे वैलेंसी खाली हो जाती है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह और यहाँ पे बना देता है अनिलीन। तो देखो यहाँ से वाटर का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। क्लियर। आगे देखते हैं। अब रिएक्शन विद PCl5। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर आपको कन्वर्जन देता है, उसने कहा आपको बनाना है फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, तब आप कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाने का सबसे इजीएस्ट तरीका है कि उसको PCl5 के साथ रिएक्ट करा दो। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, ये फिनॉल है, यहाँ पे बना के एक बार दिखाता हूँ वापस मैं आपको। ये रहा फिनॉल, ये रहा PCl5। हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है ना, तो इसमें का एक Cl यहाँ पे लगा दो। क्लियर। बचा हुआ एक H, उसके साथ Cl निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे
ये रहा मेरे पास, देखो एक Cl यहाँ पे चला गया, क्लियर। अब मेरे पास बचे PCl4, तो ये जो OH का ये जो H है उसके साथ इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, इस तरह और इस तरह। बचा हुआ इसका एक H और एक Cl निकाल दो, तो क्या निकल गया, HCl निकल गया, ठीक है। PCl3 बचा ना। फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है। देखो 2 Cl निकल गए, यानी 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो वो 2 वैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन आता है, तो बन जाता है POCl3, क्लियर। ऐसे ही सेम हमारे पास किसमें था, एरोमेटिक मतलब वो सॉरी एलिफेटिक चेन में था। एलिफेटिक में क्या था, मेरे पास ROH था जिसमें हम लोग PCl5 ले रहे थे, और यहाँ पे क्या बन रहा था, RCl, यानी एल्काइल हैलाइड की क्या हो रही थी, फॉर्मेशन हो रही थी। और यहाँ से क्या निकल रहा था मेरे पास, HCl प्लस POCl3 निकल रहा था। समझे? तो हम लोग ने एल्कोहल को भी देख लिया और फिनॉल को भी देख लिया। चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये गिव रीजन के फॉर्म में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, अच्छा सिंपल सा, अगर इतना पूरा आंसर जैसे हमें याद नहीं हो रहा है, नहीं समझ पा रहे, तो हम इतना सिंपल से लिख सकते हैं, ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड विद रेजोनेंस। मतलब जो हमारे पास जो फिनॉक्साइड आयन, मतलब यहाँ पे फिनॉल कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारे पास इस तरह फिनॉल होगा, क्लियर। अगर इसका ये H हटा दें तो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ये इस तरह, अगर मैं इसका ये H हटा दूं, मैंने मान लेते हैं मैंने यहाँ से ये H हटा दिया और मैं इसके बॉन्ड्स अंदर ओपन कर देता हूँ, इस तरह इस तरह इस तरह, तो इसके पास क्या आ जाएगा, O-। अब ये O- नीचे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिससे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जिससे ये यहाँ पे शो कर रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो जहां भी रेजोनेंस होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कैरेक्टर होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। अब बात करते हैं, जैसे हम एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल यहाँ पे OH, इसके पास है लोन पेयर्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये मोर एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है, और जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, जैसे इसका एक बार रीजन भी देख लेते हैं। ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो ये जो हमारे पास जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है, और पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड्स का जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रही है। while presence of electron releasing group decrease the acidity of phenol by destabilizing phenoxide ion। सिंपल। अच्छा अब बात करते हैं फिनॉल विद जिंक डस्ट। किसकी बात कर रहे हैं, फिनॉल विद जिंक डस्ट। देखो आपको एक कन्वर्जन बहुत बार पूछा जाएगा, वो कहेगा कि आप फिनॉल से बनाइए बेंजीन, ये रहेगा मेरे पास बेंजीन ग्रुप, और फिनॉल का स्ट्रक्चर तो आप बहुत देर से देखे ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एरो के ऊपर लिखना है जिंक डस्ट। क्या लिखना है, जिंक डस्ट, आपका फिनॉल बनके तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो हमने क्या किया, बस खाली जिंक डस्ट लिखा और बाकी फिनॉल बनके वो सॉरी बेंजीन बनके हमारा तैयार हो गया, और क्या निकल गया, ZnO। ठीक है आगे देखते हैं। अब एक और कैरेक्टर है जो बहुत बार पूछा जाएगा, वो आपको कहेगा, आपसे ये नहीं कहेगा, कन्वर्जन के फॉर्म में नहीं कहेगा। देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि किस तरह लास्ट 5 इयर्स पूछे भी गए थे। वो आपको कन्वर्जन नहीं देगा, आपको देगा फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। अब पिक्रिक एसिड का हम लोग फॉर्मूला जानते हो तभी तो हम लोग बना पाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, जो हमारे पास फिनॉल होता है उसके ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 ग्रुप लगा होता है। किस पे, फिनॉल के ऑर्थो ग्रुप पे, पैरा ग्रुप पे और ऑर्थो ग्रुप पे। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, जो कि हमारा होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर। अब ये नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 ग्रुप आएगा कहां से, तो ये आता है हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 से। कहां से आता है, कंसंट्रेटेड HNO3 से आता है। बस सिंपल, बस खाली मैंने फिनॉल को लिया,
ये देखते हैं यहाँ पे, बस मैंने फिनॉल को लिया, उसको HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 से साथ ट्रीट कराया और बस मेरे पास पिक्रिक एसिड बन के तैयार हो गया। चल आगे देखते हैं। अब ये कोल्बे श्मिट रिएक्शन मैं मानता हूं कि सैलिसिलिक एसिड बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि आपको सैलिसिलिक एसिड की मदद से आपको बनाना है एस्प्रिन। क्या बनाना है? एस्प्रिन। एस्प्रिन हमारी एक पेन किलर है जो कि क्या कहते हैं, दर्द में काम आती है। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा, अगर वो सैलिसिलिक एसिड से देता है तो ठीक है, अगर वो एक बार उसने जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था 2019 में, उसमें उसने लिया था कि फिनॉल की मदद से आप एस्प्रिन बनाइए। अब फिनॉल की मदद से कैसे बनाएंगे? तो फिनॉल की मदद से पहले हम लोग बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की मदद से बनाएंगे हम लोग एस्प्रिन। अब पहले सैलिसिलिक एसिड बनाना सीखते हैं। जैसे हमारा ये फिनॉल है और ये रहा हमारा सैलिसिलिक एसिड, बस फिनॉल है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसी फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अगर CHO ग्रुप लगाओ तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। लेकिन अगर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाओ तो उसको क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, तो यहां तक बेसिकली हमें इतना अच्छे से समझ आ गया है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैसे सैलिसिलिक एसिड बनाया जाए। चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। अब स्टेप 1 में क्या होता है, हम लोग इसको NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। NaOH हमारा एक बेस की तरह एक्ट करेगा, जिसमें से यहाँ से ये H और OH का रिमूवल करेगा। अगर H और OH हटाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर रहेगा O-। अब यहाँ पे खाली Na+ बचा तो O- के पास कौन जाएगा? Na+। अब इसको बोलते हैं सोडियम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम। बचा हुआ O- बेंजीन के ऊपर इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। देखो समझ आ रहा है ना? इधर उधर मत देखो, ऐसे ऐसे नहीं करो, ध्यान मत भटकाओ, यहीं पे फोकस रखो। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? COOH। अब ये COOH कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग इसलिए ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। देखो आपको एरो पे ऐसे लिखा मिलेगा या फिर आपको ऐसे ही लिखना होगा। ये तो मैंने आप लोगों को एज अ थोड़ा बहुत मैकेनिज्म की तरह शो करा दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि हो कैसे रहा है। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ से वैलेंसी खाली हो जाती है। तो यहाँ से ये C बॉन्ड यानी COO बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाता है इस तरह, मतलब इस तरह। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे है, ये रहा मेरे पास बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? सोडियम फिनॉक्साइड Na+। तो यहाँ से ये जुड़ जाता है COO-। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब जो हमारे पास जो बचा हुआ H+ जो निकला है वो O- के साथ आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में ये शो कर देता है। ठीक है, अब हमें Na+ हटाना है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? OH चाहिए। तो हम लोग इसको एसिडिक हाइड्रोजन यानी इसका क्या करा देते हैं? डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करा देते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से H+ और Cl-, तो Cl- NaCl निकल गया और H+ वहां चला गया, तो यहाँ से बन गया OH और यहाँ से बन गया COOH। समझ आए? तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, अब यहीं पे भी बात खत्म नहीं हो, क्योंकि हम लोग को किसकी फॉर्मेशन करनी? एस्प्रिन की फॉर्मेशन करनी है। लेकिन कोल्बे श्मिट रिएक्शन अच्छे समझ आई? सिर्फ अगर भूल जाते हो तो सिर्फ ऐसे कर देना। मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम के एक दिन जस्ट पहले देख रहे हैं उनके लिए है। बस खाली यहाँ पे लेना फिनॉल, ये लेना एरो, इस पे लिखना फर्स्ट, इसके ऊपर लिखना NaOH, यहाँ पे सेकंड लिखना, सेकंड में लिखना CO2 और फिर एक बार चाहो तो थर्ड में लिखना, उस पे लिखना H+, और यहाँ पे इस तरह ये सैलिसिलिक एसिड बना देना। क्लियर? बस जो एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं उनके लिए है, हाँ, चीटिंग नहीं करना। आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है? एस्प्रिन की फॉर्मेशन करनी है। देखो एस्प्रिन बहुत बार पूछा गया है, तो एस्प्रिन की फॉर्मेशन बहुत तरीके से बहुत जगह बताई गई है, लेकिन मैं एक इजीली तरीका आपको बताऊंगा, बस खाली इससे आप ट्रीट करा दो। इसको क्या बोलते हैं? देखो ये है मेरे पास क्लोराइड, ये है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप, ये है मिथाइल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं एसिटाइल। एसिटाइल, इस पूरे को बोलते हैं एसिटाइल, और बचा हुआ Cl क्लोराइड।
क्या हो गया मेरे पास, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एसिटाइल क्लोराइड मैंने कहा ना, ये मेरे पास ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इस Cl को उड़ा ले जाता है। आप लोग भी कभी ना कभी किसी को उड़ा ले गए होंगे, तो वैसे ही यहाँ याद ध्यान करो, तो यहाँ से ये H+ और ये Cl उड़ जाते हैं। ठीक है, तो HCl के फॉर्म में मान लेते हैं निकल गया, बचा हुआ ये इस तरह आकर के जुड़ जाएगा। किस तरह, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे ये था बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा O-, तो O- किससे जुड़ेगा, यहाँ कार्बन के प्लस से जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3। बस खाली ये इसी तरह लिखा हुआ है COCO CH3, और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे था एज इट इज है। क्लियर, तो ये क्या बन गया है मेरे पास, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। तो अच्छे से ध्यान रखना कि एस्प्रिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एक बार कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे, कपलिंग रिएक्शन। आप लोग ने बाहर तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी बना लेते हैं। तो देखो कपलिंग रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ये N2+ है ना, इसको बोलते हैं डायएजोनियम। N2 है ना, तो इसको बोलते हैं डायएजोनियम, और Cl- क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, प्लस ये कौन सा ग्रुप है, ये है फिनॉल, प्लस लेंगे फिनॉल। क्लियर, अब मेरे पास बन क्या जाएगा, बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये रहा पैरा पे हाइड्रोक्सी, ये रहा एजो, और इस पूरे को बोलेंगे बेंजीन। क्लियर, तो समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं। ये रहा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये रहा मेरे पास फिनॉल, तो यहां से इसका Cl, अच्छा ये इस तरह मेरे पास फिनॉल रहा होगा। भाई हर कार्बन के पास H है, हर कार्बन के पास H है, तो मैंने यहाँ से एक H, आप लोग को इजीली समझ आएगी कैसे HCl का रिमूवल हो रहा है, तो मैंने इस H को दिखा दिया। तो यहाँ से ये H और ये Cl फिर उड़ जाएंगे, तो यहाँ से इस तरह इसको हटाते हैं, तो यहाँ से इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी नाइट्रोजन की, और यहाँ से इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो यहाँ से ये N2 के फॉर्म में जुड़ जाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, नाइट्रोजन ने, एक नाइट्रोजन ने ये देखो 3 बॉन्ड बनाए हैं, इस नाइट्रोजन ने देखो 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ फुलफिल्ड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। आगे ध्यान देते हैं। अब हमारे पास रिएक्शन है जो कि है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। देखो हम लोग ने फिनॉल कर लिया है, ईथर के बारे में सिर्फ यही पूछा गया है, इसके अलावा ईथर का ज्यादा नहीं पूछा गया है। इसके बाद में अगर ईथर के बारे में कुछ पूछा गया तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ईथर के बारे में पूछा गया सॉल्युबिलिटी में और बॉइलिंग पॉइंट में, बस ईथर, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा गया। रिएक्शन में ये 3 रिएक्शन है, और अगर बात करें गिव रीजन के फॉर्म में तो सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में और बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में पूछा गया है। बस बात करते हैं विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। देखो विलियम सिंथेसिस रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें हम लोग लेंगे एल्काइल हैलाइड, मान लेते हैं मैंने ले लिया RX ले लिया, अब ये नॉर्मल फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। और हम लोग लेते हैं यानी सोडियम मिथॉक्साइड, क्या है ये, सोडियम मिथॉक्साइड यानी RONA। अच्छा इसको ऐसे याद रखते हैं ना, रोना के फॉर्म में, रोना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे ये Na है, मान लेते हैं ये जो हमारे पास ये जो हैलोजन है ये एनी हैलोजन, यानी X हमारे पास Cl है, Br है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये Cl है, तो ये RCl निकल जाएगा और ये R इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ROR। यार यही तो मेरे पास ईथर था, यानी CH3OCH3, बचा हुआ मेरे पास NaCl, रिमूवल हो गया। जैसे यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या लिया, सोडियम, सोडियम मिथॉक्साइड, यहाँ पे है मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से ये NaBr निकल गया और CH3OCH3 बन गया और NaBr बन गया, सिंपल। आगे देखते हैं। अब ईथर की रिएक्शन हम लोग एक बार कराएंगे PCl5 के साथ। किसके साथ कराते हैं, PCl5 के साथ। एक बार जरा सा आपको ध्यान हो, PCl5 के साथ हम लोग ने अल्कोहल को भी ट्रीट कराया है, फिनॉल को भी ट्रीट कराया है, अब हम लोग एक बार ईथर को भी ट्रीट कराते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं, उसमें क्या बन रहा था, एल्काइल हैलाइड, इसमें क्या बन रहा था, एरोमेटिक हैलाइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये C2H5O C2H5, भाई हमारे पास ये एल्काइल ईथर है, ठीक है, प्लस मैंने लिया PCl5, ठीक है, बहुत सिंपल यार। अब देखो एक Cl इसके साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5Cl, प्लस
एक Cl इसके साथ चला जाएगा C2H5Cl, ऑक्सीजन बच गया ना, तो इसकी दो वैलेंसी भी खाली हो गई हैं, तो क्या हो जाएगा POCl3। तो बहुत इजी था यार। अब ये देखो दो मॉलिक्यूल है ना, तो इनको दोनों एक साथ लिख दिया गया है 2C2H5Cl और POCl3। क्लियर? अब आगे देखते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे इसके साथ ट्रीट कराया था PCl5 के साथ, वैसे ही हम लोग इसको HI के साथ भी ट्रीट कराते हैं, और PCl5 के साथ तो फिर भी कम पूछा गया है, लेकिन HI के साथ 2023 का जो हमारा बोल्ड पेपर है और 2024 का जो स्पेसिमेन पेपर जो अभी आया है, उन दोनों में एक क्वेश्चन है। तो ध्यान देते हैं, देखो दो HI है ना, तो दो I होंगे, तो दो I होंगे तो एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ, क्योंकि क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो यानी C2H5I एक बार बनेगा, फिर C2H5I दो बार बनेगा, तो दो हो गया। बचा हुआ मेरे पास देखो एक H और दो H यानी H2, और बचा हुआ एक O यानी H2O निकल गया। समझ आया? तो ये था हमारा क्या कहते हैं, फिनॉल और ईथर का वन शॉट। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में भी बताया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सारी रिएक्शन है जो कि यही पिछले, मुझे पूरा यकीन है कि 2024 के बोर्ड में भी यही पूछी जाएंगे। तो अब हम लोग को अब प्रैक्टिस करनी है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड के साथ। बाय बाय।